हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक अध्ययन के 2022 के इस प्रश्न पत्र को, जो कि 50 अंक का होता है। 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। सबसे पहले आपको बताइए होगा, अभी आपके पीवाईक्यू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसके बाद बहुत जल्दी आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि सभी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहें। अभी आप पीवाईक्यू की सीरीज ये देखिए, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट और पिछले सभी वर्षों के, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बार बार 60 से 70% क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू से ही यहाँ पर रिपीट होते हैं परीक्षा में, यानी कि पिछली वर्ष के जो पेपर हैं ये इनसे ही परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसी के साथ पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हर्षचरित ये के रचयिता कौन है? हर्षचरित एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं वो पूछे गए हर्ष हैं या बाणाभट्ट हैं, विभूति या मातंग है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणाभट्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें, परीक्षा में दोबारा आपसे पूछा जा सकता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाणाभट्ट। इसी के साथ बढ़ाएं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे ये पूछा गया कि चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो आखिर कौन था, ठीक है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो आखिर था कौन? क्या जयसिंह था, क्या रणराज था, क्या पुलकेशिन द्वितीय थे या पुलकेशिन प्रथम था? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? जो बी आकार की घाटी होती है कुछ इस तरह से, वो नदी के किस मार्ग से बनती है ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऊपरी मार्ग के, ठीक है। बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? नदी का जो ऊपरी मार्ग होता है उससे आपकी ये बी आकार की जो घाटी है ये बन जाती है, ठीक। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, ठीक है, ये कितना होता है? क्या 2.2 होता है, क्या 5.5 होता है, या 9.5 होता है, क्या 9.4 होता है? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो होता है आपका 5.5। इसी के साथ आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भेड़गू का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? पहाड़ी भागों में, समुद्र के किनारे, हिमालय क्षेत्र में, या फिर मरुस्थल में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के किनारे, ठीक है। भृगु का निर्माण कहाँ पर होता है? समुद्र के किनारे। ये समूह नहीं है, समुद्र होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, समुद्र, ठीक है। ऐसे समुद्र के किनारे क्या होता है? भृगु का निर्माण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 6, संविधान सभा के बनाने के लिए जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आखिर कौन थे? क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या महात्मा गांधी जी थे, या फिर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे? कौन थे आखिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के द्वारा जो संविधान सभा बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रख लेना है अपनी परीक्षाओं के लिए, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि हमें ध्यान नहीं था, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा जा रहा है कि फटाफट बता दीजिए। क्या बता दीजिए? जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, इसके बारे में आप बता दीजिए आंसर, ठीक है। आंसर बताएंगे, फटाफट देख लीजिए। प्रश्न संख्या आपका 7, जो ज्वालामुखी वोल्केनो होता है उसके उद्गार से जो प्राप्त द्रव निकलता है, उस द्रव को, पदार्थ को, जो भूतल पर वो पहुंचता है, तो उसका नाम क्या है? ज्वालामुखी होता है, ठीक है। ज्वालामुखी से जो यहाँ पर द्रव पदार्थ निकलता है जब वो भूतल पर आता है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उसे कह देते हैं आपका लावा, लावा कह देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उससे लावा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, फिर एनीमोमीटर के द्वारा? ये आपको बता देना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप इसका आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, ठीक है, आर्द्रता मापी के द्वारा, ठीक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 9, फटाफट बताइए आंसर इसका। प्रश्न संख्या 9, सबसे अधिक लवणता वाला जो सागर है
वो कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक जो लवणता वाला सागर है वो है आपका मृत सागर, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृत सागर, ठीक है। अधिकतम लवणता प्रति 1240 है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें नमक की इतनी उच्च सामग्री है क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो तदंदर, ठीक है, तदंतर उसमें वाष्पीकरण की दर भी अधिक है। तो सबसे अधिक जो लवणता वाला सागर है वो आपका मृत सागर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट आप इसे बता दीजिए, ठीक है। क्या बताएंगे आप, फटाफट आप इसे बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या पूछा गया, धन्वंतरी ये किस काल के वैद्य थे, इनका नाम था धन्वंतरी, किस काल के वैद्य थे, तो ये थे आपके गुप्त काल के। याद रखना आपको, कौन से काल के, गुप्त काल के। जो धन्वंतरी थे वो गुप्त काल के वैद्य थे। कौन थे, एक वैद्य थे, ये यहाँ पर आपको याद रखना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने कितने वर्ष तक शासन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था, तो इन्होंने टोटल 20 वर्ष तक शासन किया था। ये यहाँ पर आपको याद रख लेना है, कितने वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1296 से 1316 तक, यानी कि ये 20 वर्षों तक यहाँ पर इन्होंने शासन किया। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे ये पूछा गया कि मत्स्य विलास प्रहसन एक नाम पुस्तक है, इस पुस्तक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो आपको बता देना है, ठीक है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके महेंद्र वर्मन, ठीक है। कौन है, महेंद्र वर्मन, यहाँ पर आपको याद रखना है। मत्स्य विलास प्रहसन ये एक किताब का नाम है, पुस्तक है। इसके जो राइटर यानी कि जो लेखक हैं वो हैं आपके महेंद्र वर्मन, ठीक है। कौन है, महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कोई बात नहीं, फटाफट बताएंगे आप प्रश्न का भी आंसर। इतने प्रश्नों के आंसर आपने बता दिए तो 2 क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। मत्स्यविलास प्रहसन या मत्स्यविलास प्रहसन एक लघु एकांकी अभिनय संस्कृत नाटक है जिसके लेखक महेंद्र वर्मन है। किसके, महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न ये कि जो जौहर प्रथा है इसके प्रचलन किस काल में था, ठीक है, यानी कि किस काल में था, मौर्य काल में था, यानी कि गुप्त काल में था, या फिर महाजनपद काल में था, या फिर राजपूत काल में था। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जौहर प्रथा थी इसका जो यहाँ पर प्रचलन था वो पूरी तरह से राजकाल में था, राजपूत काल में था, यहाँ पर आपको याद रखना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए आप इस आंसर को सही। अगला प्रश्न है बजट से रिलेटेड, जिसमें आय और व्यय बराबर होता है, ये है आपका आय, ठीक है, यानी कि कमाई है, और इसके बराबर ही इसका खर्चा हो रहा है, तो ये कौन सा बजट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बैलेंस्ड। ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है तो ये संतुलित बजट कहलाएगा। कैसा, संतुलित, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा संतुलित, ठीक है। आय बजट जिसमें बराबर होता है वे उसे आप संतुलित बजट बोल देते हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हो, ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपको पता ही है जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज होगी, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज होगी यहाँ पर खत्म, उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ई वाले जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, सूर्यताप किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, ये आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न सॉल्व कराएंगे हम आपको इसी चैनल पर, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अंतिम प्रश्न आपके सामने आज का, भारतीय जो कृषि है उसमें निम्न उत्पादकता का कारण आखिर क्या है। जो इंडियन में फार्मिंग की जाती है, कृषि की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें उत्पादन बहुत कम होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है, पुरानी टेक्निक यूज़ की जाती है, एक मेन रीज़न है। इसके अलावा जोत का छोटा आकार, छोटे छोटे जो यहाँ पर पार्ट हैं, खेत हैं, यानी कि उनका आकार छोटा है, ये यहाँ पर बताया गया। इसके बाद है साख का प्रभाव, ठीक है, पूंजी का अभाव है यहाँ पर, साख का प्रभाव यानी कि पैसे की कमी है कहीं ना कहीं किसानों के पास। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। भारतीय कृषि में जो कम कृषि की जाती है, ठीक है, कृषि में उत्पादन कम होता है, कम उत्पादन के ये तीनों कारण हैं। पहला कारण भी है, दूसरा कारण भी, तीसरा कारण भी, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी प्रीवियस क्लास को अगर अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना देगी, फटाफट जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए कौन से सब्जेक्ट आपको चेक करना है या पढ़ाई करना है, कौन से सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्लासेस को अटेंड करना है, तो सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई। आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।